नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पश्चिम बंगाल के बाद अब आसाम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई है और वहां भी शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। शपथ ग्रहण हो गया है और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपील की कि लोग पैसे बचाएं, खर्च कम करें, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है वो देश की ठीक नहीं है और आने वाला समय बहुत बड़े आर्थिक संकट की एक आहट दे रहा है। लोग परेशान हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की अपील क्यों कर रहे हैं और अचानक क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पूरी दुनिया में एक मंदी या आर्थिक संकट की आशंका पिछले 2 महीने से दिखाई पड़ रही है, तब से जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। लेकिन भारत में अचानक देश के प्रधानमंत्री को अब उसकी आहट क्यों नजर आ रही है, और अगर आहट नजर आ रही है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्यों रोड शो और रैलियों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो भी जबकि चुनाव नहीं है। चुनाव जहां होने थे वहां तो खत्म हो चुके हैं। वहां डीजल पेट्रोल इतना क्यों बहा रहे हैं और वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में भी भव्य हो रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विदेश यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। हफ्ते भर की दुनिया देश के लोगों से उन्होंने कहा है कि विदेश यात्रा पर भी आप लगाम लगा दीजिए, तमाम चीजों पर। तो खैर, इसको लेकर क्या किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन बड़ी खबर अब एनडीए में ही बगावत की भी आ रही है कि एनडीए के भीतर से भी अब किस तरीके से जो पार्टियां हैं एनडीए के साथ जुड़ी हैं उनके अंदर कैसे बगावत हो रही है। लेकिन एक बार हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री की अपील का उन पर और उनकी पार्टी के लोगों पर किस तरह का असर है। एक भव्य जो ओथ सेरेमनी होती है यानी शपथ ग्रहण समारोह आज गुवाहाटी में हुआ, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस शपथ के बाद वहां पर प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के तमाम नेता, जैसे शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ पश्चिम बंगाल में, उसी तरीके से। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री जनता से, देश की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि यहां पर लोग पैसे बचाएं, पेट्रोल डीजल बचाएं, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। तो खैर, क्या कुछ हुआ, लेकिन हम लोग शपथ ग्रहण समारोह को भी देखेंगे। पर जो पश्चिम बंगाल हो चाहे असम हो, वहां जिस तरह सरकारें बनी है, अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की सरकार वही इस बात के अब सबूत देती जा रही है कि कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर पूरे चुनाव को हाईजैक किया, मैनिपुलेट किया और अपने तरीके से उसके नतीजे लाने की कोशिश की गई और नतीजे आ भी गए। तो इसको लेकर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक बार देख लेते हैं शपथ ग्रहण समारोह हिमंता बिस्वा शर्मा का, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे रहे और प्रधानमंत्री की अपील का ऐसा लगता है अमलेंदु जी उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा, खुद प्रधानमंत्री पर भी। देखते हैं क्या कौन कौन लोग वहां मौजूद रहे। श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ঈশ্বৰৰ नामत शपथ लওঁ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम। मैं भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण राखिम। मैं असমৰ मुख्यमंत्री हिसापे मोर कर्तव्य विश्वस्ततारे और शुद्ध अंतःकरणेरे सम्पादन करिम और मैं भय बा पक्षपात अनुराग। तो यहां देख रहे हैं हम लोग हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन भव्यता में कहीं कोई कमी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने ली। अमलेंदु जी, यहां पर चिराग पासवान भी दिख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी दिख रहे हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री तो दिख ही रहे हैं। यानी जो बचत कहने की बात की गई है वो हमारे और आप जैसे लोगों से कि अगर किसी के पास स्कूटर मोटरसाइकिल है तो वो उन सबको छोड़ दे, कार छोड़ दे और वो या तो साइकिल से आए या फिर वो ऑटो, टेम्पो और इन सारी चीजों से आए। हाँ, ये चार्टर्ड से ही चलेंगे। हाँ, वो सब चार्टर्ड प्लेन से ही चलेंगे और इसी तरीके से चलेंगे और इसी तरीके से संसाधनों का दुरुपयोग करते रहेंगे। आखिर अगर ये तमाम मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो क्या ये अपने निजी खर्चे से जा रहे हैं? भाई एक पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, अगर आप जा रहे हैं तो अपने निजी खर्चे से जाइए, अपने निजी जहाज से जाइए। लेकिन
लेकिन ये खर्चा भी जो हमारी जेब से लिया जाएगा, आम नागरिक की जेब से लिया जाएगा, चलिए वो भी बर्दाश्त कर लिया जाए। लेकिन आप हमारे पैसे से आराम भी करेंगे और हमसे ही कहेंगे कि हम तकलीफ में रहें, हम जो है वो तेल का इस्तेमाल कम कर दें और आप तेल इस तरीके से बहाएंगे, ये आ रहा है। लेकिन समीर जी, इसके साथ साथ जो हिमंता बिस्व शर्मा की शपथ से पहले एनडीए में एक बड़ी चूट हुई है, उस पर भी हम लोग आएंगे कि किस तरीके से बड़ी चूट हुई है। बड़ा झटका एनडीए को हिमंता बिस्व शर्मा की शपथ से पहले ही लगा। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री ने जो कहा, कल भी कहा प्रधानमंत्री ने दोबारा फिर कि आप लोग इस पर कीजिए, और तमाम मंत्री और संतरी जो हैं, कल तो पूरी सरकार जो थी वो तमाम सचिव और तमाम विभागों के वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो अच्छा कहा है और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तमाम जो थी नसीहतें जनता को दी जा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री खुद ही जो हैं वो उसका उल्लंघन करते हैं। अभी 2 घंटा पहले प्रधानमंत्री ने कल का वडोदरा का जो रोड शो है उसका विजुअल पोस्ट किया है अपने एक्स हैंडल पे। तो ये क्या, ये बिना तेल के रोड शो हो गया था? ये पानी से गाड़ियां चल रही थी क्या? या देश की जनता को चिढ़ा रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें करने की छूट केवल मुझे है, आप लोग बचाते रहिए और हम यहाँ पर लुटाते रहे। हाँ, यानी जो रिजर्व रखा है वो हमारे लिए है, तो आप लोग उसको आप किफायत से इस्तेमाल करिए। हाँ बिल्कुल, ये है कि भाई ये इसका संसाधनों का उपयोग करना जो है वो प्रधानमंत्री का अधिकार है, जनता का अधिकार नहीं है। जनता जो है वो गरीबी में ही जिए और गरीब होती चली जाए। तो जो इस सरकार की नीति रही है कि गरीब जनता को और गरीब करना, उसी पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई पड़ते हैं। लेकिन भाई अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो कम से कम थोड़ी सी तो लज्जा रखिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए अपने शब्दों की, कि आप इधर कुछ कहेंगे और तुरंत दूसरी तरफ आप कुछ करने लग जाएंगे। यानी आप शाम को ही कल फिर जो है आप कह रहे हैं कि बचत कीजिए और सुबह ही जो है आप जो है बड़ोदरा का कल का जो है आप ट्वीट कर रहे हैं कि रोड शो। इस मंच पर यहाँ तमाम लोग दिखाई पड़ रहे हैं और ये अलग अलग जगहों से गए हुए, यानी इनके ऊपर कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि किसी तरह का आर्थिक संकट है। प्रधानमंत्री 2 दिन में 2 बार रिपीट कर चुके हैं अपना जो 7 सूत्रीय अपील है देश के लोगों से कि आप लोग खर्चे कम करिए, सोना मत खरीदिए, ये मत करिए, आप कारपूल करके चलिए, यानी एक कार में 4-5 लोग चलिए। ये सारी चीजें हो रही हैं, पर यहां और रोड शो भी प्रधानमंत्री के कहीं रुक नहीं रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां उनके रोड शो हो रहे हैं। तो देश की जनता से अपील कर रहे हैं। हालांकि हमें लग रहा है कि देश की जनता पर भी कोई बहुत उसका फर्क नहीं पड़ रहा है कि सड़कों पर जिस तरह की भीड़ गाड़ियों की रोज रहती थी अभी भी वैसे ही है उस पर। तो देश की जनता को भी लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री के ऊपर ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार पर ही नहीं पड़ रहा है, तो हम ही बहुत बचा लेंगे तो क्या होगा। लेकिन 2 बार अपील कर रहे हैं। पर दूसरी ओर एक और महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी कि सरकार की ओर से जो एक आधिकारिक सूचना दी जाती है वहां कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 महीने तक के लिए हमारे पास क्रूड ऑयल का भी रिजर्व है, प्योरीफाइड ऑयल का भी रिजर्व है, सिलेंडर भी है और जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी $700 अरब के पार है। तो फिर प्रधानमंत्री ही इस तरह की एक खतरे की आशंका है उसकी ओर इशारा क्यों कर रहे हैं? अभी कल राजनाथ सिंह का भी बयान आया कि कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार के भीतर से ही इसमें 2 तरह की बातें हो रही हैं। हाँ, सरकार के भीतर से समीजी इसलिए 2 तरीके की बातें हो रही हैं कि सरकार के अंदर भी प्रधानमंत्री की इसको लेकर शायद कोई एकरूपता नहीं है। कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं और अमल कुछ और किया जा रहा है, या प्रधानमंत्री ने ये सब कहने से पहले अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया, यही कहा जा सकता है। तो ये प्रधानमंत्री ने अगर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विश्वास में लिया तो फिर ये भी एक खराब बात है कि प्रधानमंत्री कुछ कह रहे। प्रधानमंत्री का कहने का मतलब समीर जी यही है कि पूरा सरकार का ये कथन है। प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं इसका मतलब वो पूरी सरकार की तरफ से कह रहे हैं। तो लेकिन सरकार के अंदर से अगर कोई विपरीत विचार आ रहे हैं इसका मतलब कि सरकार के अंदर भी 2 फाड़ हो गए हैं। सरकार के अंदर भी 2 फाड़ है और यहाँ पर गठबंधन के भीतर भी 2 फाड़ हो रहे हैं। वहां गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं अब धीरे धीरे वो अपना रास्ता अलग चुनने लगे हैं। इसकी सबसे बड़ी जो टूट की खबर आ रही है वो तमिलनाडु से आ रही है, क्योंकि तमिलनाडु में जब वहां पर टीवी के पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कुछ सीटें कम हो गई, तो वहां पर कम रह गई। तब किस तरीके से गवर्नर ने पूरी कोशिश की, जान लगा दी कि वहां AIADMK की सरकार बन जाए और भले ही उसके लिए DMK की मदद लेनी पड़े। लेकिन इन कोशिशों पर पलीता तो लग ही गया। टीवी के नेता विजय की सरकार बन गई और उसको समर्थन भी भरपूर मिल गया है। अब AIADMK ही 2 फाड़ हो गई है, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी के दबाव में आकर उसका जो सहयोगी वहां पर दल है यानी AIADMK, उस पर किस तरीके का दबाव बनाया जा रहा था अपने मूल सिद्धांतों के विपरीत जाकर। और वहां पर पूर्व मंत्री हैं और AIADMK के नेता हैं CV षणमुगम, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वहां पर विधायक दल वो सपोर्ट करने जा रहा है टीवी के
पार्टी का विधानसभा में। ये बड़ी खबर है और जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं उन्हीं की तरफ से नेता चुने गए हैं और कुछ नेता ऐसे उन पर आरोप लगाया गया कि ये लोग डीएमके की मदद से सरकार बनाने वहां जा रहे थे। तो ये बड़ा एक डेवलपमेंट है अमलेंदु जी, और इसका असर केवल तमिलनाडु पर ही नहीं बल्कि ये दूसरी जगहों पर भी एनडीए के जो सहयोगी दल है उन पर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल समीर जी, ये एनडीए जो है एक तरह से कहा जाए वो दो फाड़ हो गया है, कम से कम ये दो फाड़ हो गया है तमिलनाडु में। और एनडीए की जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है एआईएडीएमके, उसका एक बड़ा धड़ा जो है, सबसे ज़्यादा विधायक इसी धड़े के पास हैं, इसने पार्टी से अलग होते हुए फैसला किया है कि वो विजय की पार्टी को वहाँ समर्थन देगा। और ये आरोप लगाया है कि जो पलानी स्वामी है पार्टी महासचिव, जो कि सर्वे सर्वा है पार्टी के, वो डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे और ये हमारे पार्टी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। और समीर जी, आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में चर्चा की थी कि वहाँ ये चर्चा चल रही थी, ये खबरें थी कि एआईएडीएमके को डीएमके बाहर से समर्थन दे देगी। कांग्रेस ने इसको भांप लिया था और इसलिए कांग्रेस ने सबसे पहले समर्थन की घोषणा विजय को कर दी। और इस कोशिशों के पीछे बीजेपी का जो आला कमान है वो लगा हुआ था अमलेंदु जी, ये खबरें भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही। ये खबरें आला कमान लगा हुआ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कांग्रेस के ऊपर हमला बोला तेलंगाना जाकर, और उसमें उन्होंने था स्टालिन की बड़ी तारीफ की और स्टालिन ने फिर प्रधानमंत्री को शुक्रिया करते हुए ट्वीट किया कि आपने हमारी सरकार की तारीफ की, हमने सरकार चलाई। तो ये समझा जा सकता है कि क्या क्या चीजें पकना शुरू हो गई थी। तो वही बात कहते हुए जो वेलुमणि षणमुगम है वो जो है अपना बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को इस तरीके से सिद्धांतों के खिलाफ, हमारी पार्टी की स्थापना ही डीएमके के खिलाफ हुई थी, तो ये हमारे पार्टी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होता और हम डीएमके के साथ नहीं जा सकते। इसलिए हमारे जो अधिकांश सदस्य हैं उन्होंने ये तय किया है कि हम डीएमके को समर्थन देंगे और वहाँ टीवी को समर्थन देंगे। और अधिकांश विधायकों ने एक पत्र जो है कल जो स्पीकर थे उनको सौंपा है कि हमको अलग बैठने की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, तो एक बार सुन लेते हैं। वो तमिल में बोल रहे हैं, उसका हम आपको हिंदी अनुवाद बता देंगे, लेकिन टीवी के जो एआईएडीएमके के नेता षणमुगम कह रहे हैं उनको सुनते हैं क्यों वो अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं और एक बड़ा धड़ा उनके साथ में है और इसके पीछे कारण क्या है। सुन लेते हैं उनको। In the recently concluded election faced a defeat. Not only in the recently concluded election, in the past election also we faced a defeat. So we decided and asked our General Secretary to convene the General Council meeting and to discuss what is the problem, why we got defeated in the elections, to discuss and take further action to the development and interest of the party. We asked him to convene the General Council. We expect our General Secretary to convene the General Council meeting, and in the meantime, they proposed some proposal, which is we as a ADMK legislative party to form the government with the support of the DMK government, which is against our founding principles, because the ADMK was founded because of to uproot the DMK, the evil force, to wipe out the evil force DMK in Tamil Nadu. That is the only and foremost aim of the ADMK, which is now founded by तो सीवी षणमुगम है, एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता हैं और जब एआईएडीएमके की सरकार थी तो कानून मंत्री भी थे और कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने प्रस्ताव दिया कि हमें एआईएडीएमके विधायक दल के तौर पर डीएमके के समर्थन से सरकार बनानी चाहिए। ये प्रस्ताव हमारी पार्टी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि एआईएडीएमके की स्थापना ही डीएमके को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी, जिसे हम तमिलनाडु में एक बुरी ताकत मानते हैं। विधायी दल के ज्यादातर सदस्यों ने एसपी वेलुमणि को एआईएडीएमके विधायक दल का फ्लोर लीडर चुना है। तो यानी और ये जो एआईएडीएमके के जो विधायक है, ये जब वहां पर फ्लोर टेस्ट होगा तो ये टीवीके को यानी विजय को, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को समर्थन देने जा रहे हैं।
हाँ बिल्कुल समझिए, समर्थन देने जा रहे हैं और इन्होंने आगे जो कहा वो भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे प्रस्ताव दिए जा रहे हैं जो हमारी पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। हमारे विधायी दल के सदस्य और पार्टी कार्यकर्ता डीएमके के साथ गठबंधन करने के खिलाफ हैं। इसलिए हमारी विधायी दल की बैठक में हमने एक साफ फैसला लिया कि ऐसा गठबंधन पार्टी के हितों के खिलाफ है। अगर हम डीएमके के साथ गठबंधन करते हैं तो भविष्य में एआईएडीएमके पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हम इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध करते हैं। एक विधायी दल के तौर पर हमने इस प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। उसी बैठक में विधायी दल के ज्यादातर सदस्यों ने एसपी वेलुमणि को एआईएडीएमके पे विधायी दल का फ्लोर लीडर चुना। तो यानी समीर जी, ये एक बड़ा झटका बीजेपी और डीएमके दोनों को है कि जो बीजेपी एक तैयारी कर रही थी कि किस तरीके से वहां एआईएडीएमके को डीएमके बाहर से समर्थन दे दे विजय को रोकने के लिए, वो विजय को रोकने के लिए, और एक तरह से बीजेपी अपने हिसाब की सरकार चलाए, अपने हिसाब की सरकार चलाए और कांग्रेस जो है वो सरकार से बाहर रहे। लेकिन कांग्रेस ने इसको सबसे पहले भांप लिया था और हम लोगों ने उनका बाइट भी सुनवाई थी और वक्तव्य भी, उनकी ट्वीट भी दिखाया था। जी बिल्कुल। और ये इधर बड़ी खबर आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि नीट की जो परीक्षा है, यानी जिसके जरिए मेडिकल कॉलेजों में छात्रों का चयन किया जाता है, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 2026 की जो परीक्षा रही है, तो 3 मई 2026 को ये परीक्षा हुई थी। पेपर लीक हुए और पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हुई। वो वही एक तरीके का सिलसिला है जो अक्सर कई बार होता रहा है। और राहुल गांधी ने इस पर एक ट्वीट भी किया है। वहां जिस तरह से धांधली हुई, ये माना जा रहा था कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, और जो मेहनत करके जो छात्र पढ़ाई करते हैं उनके बजाय जो पैसे देकर पेपर लीक करवाते हैं, पेपर ले लेते हैं, उन छात्रों का चयन हो सकता है। आप सारे जब सबूत मिले तो उसके बाद फिर ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। और लिखा है, राहुल गांधी का एक छोटा सा ट्वीट भी है, उसको भी हम देखते हैं। वो लिख रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग के चोर बाजार में, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। ये तो उन्होंने लिखा है दूसरे के लिए, लेकिन जो नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट है, वो लिख रहे हैं कि नीट 2026 के पेपर लीक की खबर सुनी, परीक्षा नहीं नीट अब नीलामी है, NEET। कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर बिक रहे थे। 22 लाख से ज्यादा बच्चे साल भर रात भर आंखें जलाकर अपना पढ़ते रहे और एक रात में उनका भविष्य बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। यह पहली बार नहीं है। 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा, हर बार वही वादे और फिर वही खामोशी। मोदी जी, जब आप अपनी हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं तो गरीब बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है और मोदी सरकार से बड़ा खतरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं। मैं भारत के युवाओं के साथ हूं। ये वक्त बेहद मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन ये व्यवस्था ऐसे नहीं रहेगी। हम मिलकर इसे बदलेंगे। तो एक बड़ी खबर है अमलेंदु जी, फिर से नीट की परीक्षा, कितने बार नीट की ही परीक्षा रद्द हुई है, कई बार। दूसरी तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, दोबारा परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है और एक ही परीक्षा कई बार चलाते रहते हैं। अंतिम नियुक्ति जो है, हालांकि इसके जरिए तो बच्चों का एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां धांधली होती है, पेपर लीक होता है, कोर्ट में जाता है, यानी वैकेंसी निकलने के बावजूद भर्ती नहीं होती। पहले तो वैकेंसी नहीं निकलती, फिर भर्ती नहीं होती। एक बड़ी खबर है और ये इतनी बड़ी संख्या में, लाखों, 20 लाख से ज़्यादा बच्चे इसकी तैयारी करते हैं साल भर बाहर रहकर। उनके माँ बाप उस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम हुआ तो पेपर लीक हो गया। बिल्कुल समझिए। और आपको याद होगा कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव परिणाम आया था 2024 में, उस समय भी परीक्षा लीक हुई थी। जी हाँ, उस समय भी पेपर लीक हुए थे और उस समय काफ़ी बड़ा मसला बना था और राहुल गांधी ने इसको सदन में बहुत जोर शोर से उठाया था। और ये आरोप भी लगा कि साहब जो है अभी जो है संसद शुरू नहीं हुई है और उससे पहले ही इस मसले को उठाने लग गए हैं। पप्पू यादव ने भी इसको लेकर वहाँ जोर शोर से उठाया था। नीट के जो है शपथ ग्रहण करने के बाद जो नारा लगाया था वहाँ, तो ये सब चीज़ें हुई थी और उसके बाद भी ये सरकार नहीं सुधरी, एक तरीके कहा जाए। और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उस समय उनका बहुत अजीब तरीके का वक्तव्य आया था, उसको लेकर उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई थी। लेकिन इस सरकार ने इससे कोई सबक नहीं लिया और लगातार जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। राहुल गांधी यही कहने कि नीट की पेपर लीक की खबर सुनी है और ये फिर अब जो है नीलाम हो गई है। ये सीबीआई जांच इसकी करेगी। परीक्षाओं की सीबीआई जांच कर रही है, तमाम परीक्षाओं की, आखिर उनमें निकल कर क्या आ रहा है, तो सीबीआई इस लीक कांड की जांच करेगी। लेकिन सवाल यह है कि रात भर पढ़ने के बाद अगर उन छात्रों का इस परीक्षा से अगर भरोसा उठ जा रहा है। दूसरी बात यह कि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कराती है,
कई बार सवाल उठे कि ये कोई परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रही है, बावजूद इसके इसी एजेंसी को इस परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिल्कुल इसी को सौंप दी गई है और इसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे समीर जी। और ये भी आया था कि जो जिस एजेंसी ने पेपर कराए थे वो ब्लैक लिस्टेड थी। जी हाँ, पहले जो मामला आया था उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन अब ये इसको लेकर जो है ये लगातार हो रहा है और सरकार जो है आंखें मूंदे बैठी है, या कहिए कि सरकार की मिलीभगत है। अब जो भी समझा जाए, इसको कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पे ये सामने आ रहा है समीर जी। बिल्कुल यहाँ की तो सब सीबीआई नीट जो अभी 3 मई को हुई थी, 2000 नीट NEET 2026 की परीक्षा, जिसके जरिए मेडिकल देश भर के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों का वहाँ पर सिलेक्शन होता है पढ़ने के लिए, वो परीक्षा लीक हो गई थी और लीक होने के बाद अब उसको रद्द कर दिया गया है। उसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी। अभी कब होगी दोबारा ये परीक्षा अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जो 20-22 लाख छात्र जो ये परीक्षा देते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए ये किसी आघात से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तमाम तरह की अपील कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों का क्या होगा? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि सारी क्लासेस अब ऑनलाइन होंगी। ये रात भर पढ़कर ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए बच्चे पढ़ते हैं। 12वीं के बाद वहां पर वो टेस्ट होता है और वो परीक्षा अगर एक नंबर का क्या आधे नंबर से मेरिट लिस्ट में और काउंसलिंग में बच्चों का कॉलेज तय होता है। वहां अगर ऐसे पेपर बिक रहे हैं व्हाट्सएप पर और उन पेपर के जरिए लोग 100% स्कोर कर रहे हैं, तो पढ़ने वाले बच्चे कहां जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब कुछ नहीं है इसका। हाँ, जवाब कुछ नहीं है। और NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने अभी एक ट्वीट किया है अभी 10 मिनट पहले ही, और उसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं और वो हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब उसमें दिए गए हैं। लेकिन ये है कि आगे की जानकारी, जिनमें दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा की तारीखें, दोबारा जारी किए जाने वाले एडमिट कार्ड का शेड्यूल शामिल है, एजेंसी के आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाएगी। अब उम्मीदवारों और अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल इन आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर चल रही बिना पुष्टि वाली खबरों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि वाली खबरों पर ध्यान तो ना दें, लेकिन आप क्या कर रहे थे इसका भी तो बताइए। उसी सोशल मीडिया पे पेपर बिक रहा था, आप क्या कर रहे थे व्हाट्सएप पर? 48 घंटे पहले आपको पता ही नहीं चल रहा है, लोग पेपर खरीद रहे हैं, 100% स्कोर कर रहे हैं और आप आंख मुंह देखे हुए। या तो सारा कुछ आपकी मिलीभगत से हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मिलीभगत से लिया जा रहा है और कह रहे हैं कि ये निर्णय जो है छात्रों के हित में उस विश्वास को बनाए रखने के लिए गया है जिस पर हमारी राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली टिकी हुई है। एजेंसी इस बात से भली बात अवगत है कि परीक्षा को फिर से आयोजित करने से उम्मीदवारों और परिवारों को वास्तविक और काफ़ी असुविधा होगी। NTA इस परिणाम को हल्के में नहीं लेता। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि यदि ऐसा ना किया जाता तो उस विश्वास को कहीं अधिक लंबे समय तक रहने वाला नुकसान पहुंचता। और आपको याद होगा समीर जी कि यह मसला आया था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मांग की गई थी कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये भी सब कुछ हुआ था, काफी समय तक मामला अटका भी जाता और फिर वही परिस्थितियां पैदा कर दी गई। तो ये सरकार लगातार स्थिति कर रही है, इसीलिए राहुल गांधी जो इसको लेकर काफी ज्यादा हमलावर सरकार के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं नीट परीक्षा में लीक होने को लेकर। बिल्कुल, चूंकि लाखों छात्रों का भविष्य, और ये अभी 16-17 साल के बच्चे होते हैं जो 12वीं परीक्षा पास करके और इस एग्जाम में बैठते हैं ताकि आगे चलकर वो मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पा सकें। लेकिन यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है, पेपर बिक जा रहा है व्हाट्सएप पर। जो छात्र यहाँ रात भर पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज लाखों रुपए में पेपर खरीद कर और जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे वहां एडमिशन पा जाएंगे। उसके बाद वो पढ़ाकर निकलेंगे कैसे डॉक्टर बनकर निकलेंगे भी सवाल है, क्योंकि जब वो पढ़े नहीं है, बिना पढ़े मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं, और उसके बाद वो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे? पढ़ने वाले लड़के फिर बेरोजगारों की लिस्ट में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ने वाले लड़के बेरोजगारी की लिस्ट में आ जाएंगे और इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। और समीर जी, प्रधानमंत्री क्या जो ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे थे कि ऑनलाइन करो, सब कुछ करो, तो क्या इसीलिए कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को मालूम था नीट की परीक्षा के बारे में कुछ? क्या ये ध्यान भटकाने का एक प्रयास था? अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो ये अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस करो और कोरोना में जिस तरीके से किया था, तो क्या ये जो है वो सीधे सीधे एक तरीके से प्रधानमंत्री इस बात को जानते थे कि नीट की परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है? लेकिन दर्श ये है क्या, ये बहुत गंभीर मसला है। और यही जो कह रहे हैं राहुल गांधी की 10 साल में 80 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, परीक्षाएं दोबारा हुई है, कई परीक्षाएं तो कई बार लीक हुई हैं। और ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि ऐसा तभी होता है, सरकार इन सब को लेकर इतनी ज्यादा निष्क्रिय तभी रहती है जब उसे जनमत का डर नहीं रहता है कि जनादेश या जनमत के जरिए उसको हटाया जा सकता हो। अब पश्चिम बंगाल और असम में जो कुछ हुआ है, खासकर पश्चिम बंगाल में, उसके जो नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं, अब बीजेपी खुद ही तमाम सबूत दे रही है कि कैसे
पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव को हाईजैक किया गया। और जो तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये चुनाव बीजेपी ने नहीं जीता है, चुनाव आयोग ने इसको लूटा है तृणमूल कांग्रेस से, वो चीजें स्पष्ट होती दिखाई पड़ रही हैं। जिस मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव करवाया और उनकी बाइट हम लोग सुनवाते रहे, वो कैसे भी तृणमूल कांग्रेस को लेकर और बीजेपी को लेकर कैसा उनका बयान आता रहा, उन्हीं को अब राज्य का मुख्य सचिव बना दिया गया है। और इसके पहले एक दिन पहले जो ऑब्जर्वर थे उनको सरकार का सलाहकार बना दिया गया। यानी वहां पर जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई बीजेपी की सरकार बनवाने में, तुरंत ही पुरस्कृत किया जा रहा है। बिल्कुल देर नहीं लग रही है, क्योंकि डर भी है या फिर ब्लैकमेलिंग भी हो रही होगी कि अगर आपने जरा भी देरी की तो जो कुछ हुआ है हम सारा कुछ सार्वजनिक कर देंगे। भाई 1-2 दिन तो रुक ही जाते ना। चीफ सेक्रेटरी यहां सरकार बनते ही तुरंत बना रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान बदल ही चुका था। हाँ, चुनाव आयोग को बदला ही गया था। और इस तरीके से समीर जी, अब जो उनके ऑब्जर्वर बनाए गए थे उनको मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया। अब जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे मनोज अग्रवाल, उनको बना दिया गया प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव बना दिया गया। तो अब ये जो दुरभिसंधि है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की, और जो आरोप लग रहे थे कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के दफ्तर से संचालित हो रहा है, इसकी पुष्टि करते हुए नजर आते हैं अब वहाँ की सरकार और चुनाव आयोग दोनों इसकी पुष्टि करते हुए इसको नजर आते हैं। इसको लेकर विपक्ष लगातार बहुत से सारे सवाल उठा रहा है। जयराम रमेश हैं समीर जी, उन्होंने एक ट्वीट किया इस मसले को लेकर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा जयराम रमेश ने कि भाई ये जो बीजेपी नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार है, इसने किस तरीके से ये किया है ये बताया जा सकता है। वो ट्वीट हम लोग उनका देख सकते हैं, वो अंग्रेजी में और आप हिंदी में आप बता सकते हैं। बिल्कुल, जयराम रमेश का जो ट्वीट है और क्या किस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ है, और सीधे सीधे कि वहां इंतजार भी नहीं हो रहा है और तुरंत पुरस्कृत करने का काम हो रहा है पश्चिम बंगाल में। लिख रहे हैं जयराम रमेश की बीजेपी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 के विधानसभा चुनाव की देखरेख के लिए जिम्मेदार रहे पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इसी तरह एसआईआर से नाम हटाने और मतदाता सूचियों की देखरेख के लिए नियुक्त विशेष रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच खुलेआम मिलीभगत और साजिश को दर्शाती हैं। अब तो इस मिलीभगत को छिपाने या गुप्त रखने की कोई कोशिश भी नहीं की जा रही है। ये नियुक्तियां इस बात का प्रमाण है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था और उसने पूरी तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। एक पूरे राज्य में चुनाव हुए जिसमें 27 लाख लोगों को वोट देने से वंचित कर दिया गया। चुनाव आयोग ने बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए काम बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया है। लेकिन कितनी भी चालाकी हो, चीजें सारी सामने आ गई हैं, वो दिखाई पड़ रही हैं। और आप अपने अब जिस तरह से आप भी अपने तमाम ऐसे काम कर रहे हैं कि वो और भी ज्यादा पुष्ट होती जा रही हैं। और यही नहीं अमलेंदु जी, केवल पुरस्कार ही नहीं दिया जा रहा है। चुनाव रिजल्ट के तुरंत बाद ही जिनके जिम्मे 27 लाख मतदाताओं का एक स्क्रूटनी करने का जिम्मा था, यानी जो ट्रिब्यूनल बना था, उसके एक जज ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने 1777 मामले आए थे और जिनमें से केवल 60 को छोड़कर उन्होंने सबको ओके कर दिया कि सबके नाम गलत तरीके से काटे गए। यानी 96% से ज्यादा नाम सही थे जो कि नाम काट दिए गए और 27 लाख नाम काट दिए गए हैं। ये मामला समीर जी कल सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा ममता बनर्जी की याचिका पर, और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हम इस पर जो है इसकी हम अलग से सुनवाई करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में अलग से क्या सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट तो देख ही रहे हैं समीर जी क्या क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही अगर ठीक होता तो ये 27 लाख नाम कटते ही क्यों। और कल तो जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ी गजब टिप्पणी कर दी। कल्याण बनर्जी जो उपस्थित है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ जो एक आयोग जो आपने बनाया था उसके जो एक चेयरमैन थे एक्स सीजे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बोले हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या उनको जबरदस्ती काम करा लेंगे। मतलब इस तरीके की टिप्पणियां सीबीआई कर रहे हैं। हाँ, उनको उसमें कोई तथ्यात्मक एक दोष नहीं दिख रहा कि आखिर उनको क्यों देना पड़ गया। बिल्कुल, और पूछ भी नहीं रहे कि उनके पीछे कोई वजह रही होगी। हाँ, उसमें पूछ भी नहीं रहे हैं। और ये जो थी पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो थी एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल ये पहली सुनवाई थी। और इसमें भाजपा ने जो है मालूम है हमारे दर्शकों को कि 294 में से 207 सीटें जीती हैं और तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें हासिल हुई हैं। 90% से ज़्यादा जो था वो इस पर मतदान हुआ था। और सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की पीठ जो थी,
इसके समक्ष थे वो वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय जो टीएमसी के सांसद भी हैं, और उन्होंने कहा कि 31 सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर एसआईआर के दौरान हटाए गए वोटों की संख्या से भी कम है। उन्होंने एक सीट का जिक्र कहा कि भाई वहाँ जो थे एसआईआर में 5000 नाम हटाए गए और मेरा कैंडिडेट 800 वोटों से हार गया, ये भी उन्होंने कहा। और ये कहा उन्होंने कि मैंने एक चार्ट तैयार किया है, मैं बस आपको अपनी बात का एक अंदाजा देना चाहता हूं। एक सीट पर जीत हार का अंतर 862 था और 5432 वोट न्यायाधिकरणों के समक्ष अपीलों में विचाराधीन थे। माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि ऐसी स्थिति होने पर हम इस न्यायालय में आ सकते हैं। और 11 मई तक मतदाताओं ने अपने व्यक्तिगत विवरणों में तार्किक विसंगतियों के आधार पर मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने के खिलाफ 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में 34 लाख से अधिक अपीलें दायर की थी। मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की श्रेणी के रूप में तार्किक विसंगति केवल पश्चिम बंगाल में ही लागू थी। ये सब उन्होंने वहाँ बताया। तो उसके बाद कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम इसको अलग से सुनेंगे जी। तो इसको अलग से सुनेंगे, तो अलग से आप सुनेंगे तो कहा गया कि इसमें अलग से आईए लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अलग से आईए यानी कि ये सारी जो याचिकाएं होंगी, अब ये अलग से याचिकाएं जो हैं वो होंगी अब चुनाव के खिलाफ याचिका, यानी हर सीट की अलग अलग याचिका होगी। अब वो सालों साल जो है वो पड़ा रहेगा, सरकार तब तक चलती रहेगी। कुछ नहीं होगा, उस सबको पता है। और जो कह रहे हैं कि हम उसको देखेंगे, तो देखने का क्या मतलब है? अगर ये 27 लाख में आपको इत्मीनान हो गया तथ्यों के आधार पर जो दिखाई भी पड़ रहा है, तो क्या आप चुनाव रद्द कर देंगे? बड़ा सवाल है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के में खिसता चला गया मामला, और उसकी वजह से जिस SIR को कराने की उसको संविधान ने इजाजत दी भी है या नहीं, इस मामले की सुनवाई करते करते 2 राज्यों में SIR हो भी गए और उनके आधार पर चुनाव भी हो गए। मतदाता सूची से लाखों करोड़ों नाम हटा दिए गए और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो क्या कुछ लोग उम्मीद करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि अगर देखा जाएगा, अगर उसमें कुछ बात होगी तो सवाल यह है कि क्या चुनाव रद्द होगा। बहरहाल क्या कुछ इसमें होगा, लेकिन एक बड़ी खबर, महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे जो एक नेक्सस की बात होती है और उसके बाद वो कैसे साबित भी होता रहता है। अब जो निर्वाचन कराने वाले मुख्य अधिकारी थे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO, उनको ही यहां पर बना दिया गया है, अब राज्य का मुख्य सचिव बना दिया गया है। क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और इसी को लेकर, इन्हीं बातों को, इन्हीं नियुक्तियों को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग पर और बीजेपी, चुनाव आयोग और बीजेपी के मिलीभगत की बात कही है। सुनते हैं उनको। कल बंगाल में पूर्व IAS अधिकारी सुब्रतो गुप्ता, जो SIR के टाइम पर स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त हुए थे, उनको नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार बनाया गया। आज बंगाल में मनोज अग्रवाल, जो चुनाव के टाइम पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO थे, उनको बंगाल का प्रमुख सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। लेकिन खबरदार, जो किसी ने दोनों खबरों को मिलाकर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, कतई नहीं। लेकिन मोदी जी, एक बात तो आपसे कहनी है। मेहदी हसन साहब की एक बड़ी फेमस गजल है, रंजिश ही सही, अटल जी को बहुत पसंद भी थी। उसमें एक शेर है, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो किसी रोज मनाने के लिए मुझे आ। तो थोड़ा भरम आप भी रख लेते, निष्पक्षता का थोड़ा भरम आप भी रख लेते कि इतनी मिली भगत नहीं थी। लेकिन आपने तो खुला खेल फरुखाबादी खेलना शुरू कर दिया है। वैसे शास्त्रों में इसको क्विड प्रो को कहा गया है। तो यहाँ पर बता रही हैं कि क्या कुछ कहा गया है, ट्वीट किया है, और ये नियुक्तियाँ सीधे सीधे ये बता रही हैं कि क्या कुछ खेल हुआ है। यानी ऑब्जर्वर को आपने बना दिया सरकार का सलाहकार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आपने बना दिया वहाँ का मुख्य सचिव, और अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं देश के, उनको देने के लिए अभी नहीं है, चूँकि अभी तो वैसे भी अब बड़े पद पर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि उनके भी भविष्य की कुछ बातें यहाँ पर हुई हो, लेकिन 2 ये नियुक्तियां, इसके अलावा भी और अभी नियुक्तियां होंगी, वो बता रही हैं कि क्या कुछ हुआ है। यानी पूरी की पूरी जो सेटिंग थी, यानी जो एक सब कुछ तय था, एक सेट पैटर्न पर चीज़ें चल रही थी, उनकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी, और किसको चुनाव के बाद, नतीजों के बाद किसको क्या दिया जाना है, ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल स्पष्ट थी। और अन्यथा 2-4 दिनों का तो इंतजार किया जा सकता था अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल 2-4 दिनों का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन वो इंतजार नहीं किया गया। सोचे कहीं बीच में किसी और को न लाके बना, किसी और को
बना दें, और वो ये भी खतरा रहा होगा कि अगर इनका मुंह चुप नहीं किया गया तो जो इस समय जिस सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच रहा है, विपक्ष लगातार सवाल उठ रहा है, तो मनोज कुमार अग्रवाल ही कहीं कुछ मुंह ना खोलने की क्या क्या गड़बड़ियां की गई हैं, तो ये ना खोलने, ये लगातार जो थी वो चीज़ें उठ रही थी। लेकिन समीर जी, सागरिका घोष जो है तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा की सदस्य हैं, वो कह रही हैं कि जिस तरीके से नियुक्तियां की गई हैं, कि क्या अब भी किसी को कोई शक है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र था और ये चुनाव जो है बीजेपी ने ईमानदारी से जीता है? हाँ, तो क्योंकि बहुत सारे जो विश्लेषण है वो भी ये कह रहे हैं कि बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी इसलिए जीत लिया गया। अरे एंटी तमाम वो विश्लेषक जो मोदी विरोधी कहे जाते हैं और यूट्यूब चैनलों पर बैठकर खूब बकैती करते रहते हैं, वो हर बार जो है इस तरीके से आ जाते हैं बीजेपी की मदद करने के लिए। लेकिन यह सच्चाई क्या है, आप उस पर भी देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन चुनाव कैसे जीते जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर आप इस खेल को भी समझना बहुत जरूरी है। सुन लेते हैं सागरिका घोष क्या कह रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, पत्रकार भी रही हैं। The mask is off. 2 officers working in the Election Commission to oversee the Bengal elections of 2026 have been rewarded by the BJP government in Bengal with plum posts. The special role observer Subrata Das has been appointed as Special Advisor to BJP Chief Minister of Bengal Suvendu Adhikari, and Chief Electoral Officer Manoj Agarwal has been appointed as Chief Secretary of the BJP government in Bengal. The question arises, is this a quid pro quo to these officers for favors they did to the BJP during the Bengal elections? The country is entitled to ask that question. The fact is, these 2 officers worked as so-called neutral umpires overseeing the Bengal elections of 2026. They oversaw the lakhs of deletions of voters during the SIR exercise. They have now been rewarded with plum posts in the BJP government in Bengal. The implications are obvious. तो ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत है। कह रहे हैं कि क्या अभी भी किसी को कोई संदेह है। सागरिका घोष का कहना है कि चुनाव आयोग के साथ काम करने वाले अधिकारी, जिन्हें बंगाल विधानसभा चुनाव में तथाकथित निष्पक्ष अंपायर कहा गया था और जो लाखों मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया की देखरेख कर रहे थे, अब बंगाल में बीजेपी सरकार में शीर्ष नौकरशाहों के पदों पर नियुक्त किए गए हैं। क्या यह किसी तरह का लेन देन है? क्या अब भी कोई सचमुच ये मानता है कि बंगाल के चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र थे? देश को यह सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। सवाल पूछने का अधिकार है, जवाब भले न मिले, लेकिन जब सवाल पूछे जाते रहेंगे तो जवाब भी मिलेगा, मिले या ना मिले, लेकिन चीजें तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं अमलेंदु जी। और एक राहुल गांधी ने एक लाइन का ही ट्वीट किया है और देखते हैं क्या उन्होंने लिखा है चुनाव को लेकर। पश्चिम बंगाल में कैसे बीजेपी ने जीता है, कितनी बड़ी उसके समर्थन में लहर चल रही थी, वो उन्होंने एक खबर का एक पोस्ट किया है स्क्रीनशॉट, और लिख रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। तो आप अच्छा, एक जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, तो बिल्कुल सीधे सीधे ब्लैकमेल किया होगा इन्होंने कि मैं तो सारी पोल खोल दूंगा, और इसलिए भी उन्होंने मांग की होगी कि तुरंत करिए, क्योंकि महीने भर बात कहते तो लोग कहते कि आप महीने भर सो रहे थे क्या। हाँ, तो उन्होंने कहा बस तुरंत लेन देन करो, खत्म करो, तुरंत लेन देन करो, वरना अभी हम मुंह खोल देंगे, क्योंकि महीने भर बाद या 2 महीने बाद कहेंगे, और तब कहेंगे जब हमको बनाया नहीं जाएगा, किसी और बना दिया जाएगा, तो लोग कहेंगे। तो इसलिए जो है अभी करो। तो अब समझ में आ गया बीजेपी को भी कि भाई इनका मुंह बंद करो, नहीं तो पूरा खेल ही। और वैसे कहा जाता है कि बेईमानी के काम में बीजेपी बहुत ईमानदार है। ये भी कहा जाता है कि बेईमानी के काम में बीजेपी बहुत ईमानदार है। तो बेईमानी के काम में बीजेपी ने ईमानदारी दिखाई कि जो वायदा किया गया हुआ दोनों से, उस वायदे को तुरंत पूरा किया। तो ये भी आप कह सकते हैं। तो इसीलिए जगह जगह बेईमानी कर लेते हैं, क्योंकि बेईमानी के काम में जो ईमानदारी होनी चाहिए वो बीजेपी दिखाती है। जो वायदे करती है उसको पूरा कर देती है। किसी को पैसा कौली देना हो तो वो, किसी को पद देना हो तो वो। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है। और इधर अभिषेक बनर्जी ने भी, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, महासचिव हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। और क्या लिखा है इस पूरे नेक्सस को लेकर, और चूंकि भाई उनकी पार्टी ही सबसे बड़ी सफरर है पश्चिम बंगाल में, चुनाव में हारी है, बुरी तरीके से हारी है, और उनको पता था कि उनकी पार्टी कितनी कमजोर है या बीजेपी कितनी मजबूत है। लगातार वो बात, उन सारी चीजों का जिक्र करते भी रहे। क्या लिख रहे हैं अभिषेक बनर्जी, एक बार उनका ट्वीट देखते हैं। लिखा है उन्होंने कि मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, फिर भी न्याय के लिए उठने वाली हर आवाज अनसुनी कर दी जाती है। ये वो वहां की जो लगातार हिंसा हो रही है उस पर लिख रहे हैं। हमारे समर्पित कार्यकर्ता, कई लोग ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है, और पुलिस क्या कर रही है, वो निष्क्रिय है।
अदालतें मूक दर्शक हैं, बीजेपी नेता जश्न मनाने में व्यस्त है, प्रधानमंत्री अपनी अगली विदेश यात्रा की योजना बनाने में मस्त है, गृह मंत्री पूरी तरह से नदारद, हालांकि गलत लिख रहे हैं, नदारद नहीं है, अभी वो पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण करा रहे थे, अब आज आसाम में करा रहे थे। और इस शर्मनाक चुप्पी के बीच आम लोग बीजेपी की हिंसा, बदले की भावना और पूरी तरह से अराजकता वाली राजनीति का खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं। तो ये आप यहाँ पर अभिषेक बनर्जी ये लिख रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है और ये खेल कैसे किया गया है। चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से, या जो कई बार हम लोगों ने यहाँ बात की है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं है, वो दिखा भी रहा है लोगों को कि हाँ हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो दिखा भी रहा है और हाँ किसी को संदेह नहीं रहे कि उसकी वफादारी पे कोई सवाल ना उठे। तो चुनाव आयोग बता रहा है कि हम पूरी वफादारी के साथ सरकार का काम कर रहे हैं, बीजेपी का काम कर रहे हैं। बता तो समीर जी ये एजेंसियां भी रही हैं, ईडी और सीबीआई भी बता रहे हैं कि वो ईमानदारी के साथ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो है भी इस समय काफ़ी ज़्यादा उठापटक शुरू हो गई है, जो खासतौर से जो प्रशांत किशोर की पूर्व कंपनी थी आईपैक, उसके भूमिका को लेकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। एक प्रवक्ता जो उनके थे रिजू दत्ता, उनको निलंबित कर दिया गया पार्टी से, और कल्याण बनर्जी जो पार्टी के सांसद हैं वो भी साफ तौर पर जो है आईपैक के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आईपैक ने भी बहुत गड़बड़ियाँ की। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग जो है वो आरोपों से मुक्त नहीं हो जाता है। सबसे बड़े घपले जो हैं वो चुनाव आयोग ने किए और बची रही कई कसर जो थी वो आईपैक ने पूरी कर दी, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन एजेंसियां जिस तरीके से जुट गई हैं समीर जी, अब वो उनका शिफ्ट हो गया है, दफ्तर जो है वो पंजाब में। बिल्कुल। और पंजाब में जो है आपने देखा वहां मुख्यमंत्री बदलने का, वहां मुख्यमंत्री ढूंढने का काम चल रहा है, सर्च ऑपरेशन, और वहां मंत्रियों की गिरफ्तारियां ईडी कर रही है। अब वहां एक मंत्री हैं बलवीर सिंह, वो कह रहे हैं कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, अब सर्जिकल स्ट्राइक से जब काम नहीं चला तो अब ये पूरी तरीके से एक पूरे युद्ध पर जो है वो हमारे खिलाफ उतर आए हैं और अब ये और भी जो है कई तरीके के इस्तेमाल चीजें करेंगे। तो सुन लेते हैं उनको। बलबीर सिंह ये पंजाब के मंत्री है, पंजाब सरकार में, चूंकि एक मंत्री को ईडी गिरफ्तार भी कर चुकी है, तो सुनते हैं किस तरीके से बीजेपी का मुख्यमंत्री सर्च ऑपरेशन वहां चल रहा है, यानी वहां पर ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार बनाने की या फिर चुनाव के जरिए वहां कैसे कुछ खेल किया जाए, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। सुनते हैं बलबीर सिंह को। देखो, पहले तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी हमारे एक राज्यसभा एमपी के ऊपर और एक हमारे मंत्री के ऊपर। उनको बोला कि जा तो बीजेपी में आ जाओ, या जेल चले जाओ। हमारा एमपी डर गया, वो बीजेपी में चला गया, मंत्री नहीं डरा, वो जेल चला गया। अब इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से बात नहीं बनती है, तो अब ऑल आउट वार जो है बोला ना जी, विजिलेंस के ऊपर भी रेड करेंगे, हमारे अफसरों के ऊपर रेड करेंगे, सीबीआई को हमने बैन कर रखा है, उसके बावजूद भी रेड करेंगे, ईडी के रेड करेंगे, आईटी के रेड करेंगे, और सबसे ज्यादा जो SIR करके है जो वोटर के ऊपर रेड करेंगे। एक पहले टर्म होती थी NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इन्होंने 6 करोड़ लोगों की अब तक पूरे देश में वोट काट दी इन्होंने मतलब NRI से RNA बनाते। RNA का मतलब पता क्या होता है? रेजिडेंट नॉन इंडियंस। लोग मतलब यहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट है, सारे डॉक्यूमेंट, पर वोट नहीं उनके पास, रेजिडेंट नॉन इंडियंस बना दिया, नवी ग्रेड क्रिएट कर दिया। ये यहाँ पर पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, यानी केवल मुख्यमंत्री की तलाश नहीं हो रही है, वोटर्स की भी तलाश हो रही है, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, असम में हुआ, और यही नहीं तमिलनाडु में भी हुआ। हालांकि वहाँ पर चूंकि बिल्कुल भी प्रभाव नहीं था, इसलिए वहाँ कुछ किया नहीं जा सका, लेकिन तमिलनाडु में कोशिश की गई कि वहाँ पर जो गठबंधन की सहयोगी है उसी के ज़रिए हम वहाँ पर घुसने की कोशिश करें, बिना बावजूद इसके कि उसके पास वो तीसरे नंबर की पार्टी थी और विधायक नहीं थे, फिर भी वहाँ कोशिश की गई। लेकिन अब उस पार्टी में ही विभाजन हो गया है और अब एनडीए की जो सहयोगी पार्टी वहां पर AIADMK है, और वो कह रही है कि दबाव डालकर हमको एक उस पार्टी से मिलने के लिए गठबंधन करने के लिए कहा जा रहा था, जो कि हमारी एक तरह से राजनीतिक दुश्मन है, जिसको खत्म करने के मकसद से ही हम पार्टी बने हुए हैं। बहरहाल यहाँ जिस तरह से जो कुछ हो रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपील कर रहे हैं उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि आहट दिखाई दे रही है कि क्या अब एक जो आर्थिक संकट देश के सामने आया है, अचानक आया है, सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया, और अब प्रधानमंत्री रोज रोज उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। पवन खेड़ा बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं और उसके बाद जब चुनाव हो जाता है तो कहते हैं अब आप लोग त्याग करिए। सुनते हैं पवन खेड़ा को। चुनाव प्रचार खत्म हुआ, नतीजे आ गए, प्रधानमंत्री जी ने देश को सलाह दी, देश के किसानों को सलाह दी कि 50%
फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर दीजिए। अब साहब, देश के वर्किंग क्लास को सलाह दी कि घर पे बैठिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, वाहन में तेल मत डलवाइए। देश के किचन्स को सलाह दी कि खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। देश के नागरिकों को सलाह दी, सोना 1 साल तक मत खरीदिए। हम सबको सलाह दी, विदेश जाना बंद, 1 साल के लिए विदेश मत जाइए। प्रधानमंत्री जी, ये देश सोने के साथ एक अलग रिश्ता रखता है। सोना एक धातु नहीं है इस देश के लिए, सोने की एक सांस्कृतिक कीमत है, एक धार्मिक कीमत है, एक भावनात्मक कीमत है। बेटा हो या बेटी, पैदा होने से पहले माता पिता सोने की व्यवस्था करते हैं कि आगे चल के शिक्षा के काम आएगा, शादी के काम आएगा। ऐसे देश को आप कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए। क्या वो शादी 1 साल के लिए टाल देगा? क्या वो शिक्षा 1 साल के लिए टाल देगा? किसानों को आपने बड़े आराम से कह दिया, साहब 50% कम कर दीजिए फर्टिलाइजर का उपयोग। क्या वो 50% खेत जोतेगा? पीएम प्रणाम योजना की असलियत हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 3 साल की योजना थी, 23 से 26। अभी कुछ महीनों पहले नड्डा जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि पीएम प्रणाम योजना में कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि फर्टिलाइजर का ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। आग लगने के बाद कुआं कौन खोदता है प्रधानमंत्री जी? प्लानिंग नहीं थी। अब आप कहते हैं साहब विदेश मत जाइए, घरों में बैठिए, मेट्रो लीजिए। आप खुद आज रोड शो कर रहे थे, कौन मानेगा ये बात? ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये सलाह क्यों दी जा रही है? सलाह इसलिए दी जा रही है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 हफ्ते में $8 बिलियन नीचे गिरा। क्यों गिरा? किसी और के युद्ध में हम पार्टी बन गए। आप शास्त्री जी का उदाहरण देते हैं, इंदिरा जी का उदाहरण देते हैं। साहब वो युद्ध हमारे अपने थे, ये गैर कानूनी युद्ध हमारा नहीं है। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ एक गैर कानूनी युद्ध चल रहा है। हम बाहें खोलकर ईरान के खिलाफ और इजराइल के साथ क्यों खड़े हुए? जाहिर सी बात है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। पाकिस्तान 6 लैंड रूट्स खुल गए हैं ईरान के साथ। ईरान चीन के साथ, रशिया के साथ वार्तालाप कर रहा है कि नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर। हम कहां हैं? हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं कि साहब कैसे विपक्ष के खिलाफ एजेंसियां इस्तेमाल करें, पुलिस इस्तेमाल करें, कैसे पद से किसी को उतारें। क्या हो रहा है? आप आह्वान करते, देश एक होकर आप सबको साथ लेकर चलते, विपक्ष को साथ लेकर चलते, हम साथ खड़े थे आपके। लेकिन नहीं, आप जब मुंह खोलते हैं देश से कुछ मांगते हैं। चुनाव से पहले वोट और चुनाव के बाद त्याग, सारा त्याग देश करेगा। प्रधानमंत्री जी आप क्या करेंगे? तो चुनाव से पहले वोट और चुनाव के बाद त्याग, यानी आप पहले वोट दीजिए और उसके बाद त्याग करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इसलिए बने हैं ताकि वो त्याग के बारे में लोगों को उपदेश दे सके कि त्याग करना देश के कितना हित में होता है। और केवल ये पवन खेड़ा नहीं कह रहे हैं, पवन खेड़ा के अलावा बीजेपी के भी तमाम नेता अब ये बात कह रहे हैं। ये अलग बात है कि वो नहीं कह रहे हैं, जो सरकार में है वो कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जिन्होंने बीजेपी का पुराना दौर भी देखा है, यानी आज़ादी से पहले का मतलब कि 2014 से पहले का, वो नेता भी कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। और क्या कह रहे हैं वो भी हम लोग देखते हैं। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि इतना बड़ा जुमलेबाज कभी नहीं देखा, सब भार जनता के ऊपर। वो तो केवल मौज मस्ती करेंगे। हाँ, वो तो केवल मौज मस्ती करेंगे, वो कर रहे हैं मौज मस्ती। भाई आपने चुना है जब उनको, तो चुना है तो उसका खमियाजा भुगतिए ना। जब भाई जनता ने चुना उनको, तो जब चुन के भेजा है तो उसका खमियाजा जनता ही भुगतेगी। तो भुगते अब जनता, वो तो मौज मस्ती करते रहेंगे, उनका अधिकार है मौज मस्ती करने का। जनता ने उनको चुना इसीलिए। तो जनता भुगतेगी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब अब यशवंत सिन्हा नहीं पालन करेंगे अमलेंदु जी, जो प्रधानमंत्री ने जो 7 अपील की है, या करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। लेकिन समीर जी, अभी जो है कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया है जी, और वीडियो ये है कि जो बीजेपी के नेता हैं सौभाग्य सिंह ठाकुर, वो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बने
और फिर क्या था, भौकाल जमाने के लिए गाड़ियों का लंबा काफिला जो है वो उन्होंने निकाल दिया। और वो वीडियो जो है वो कांग्रेस ने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कांग्रेस ने कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है देश को पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने का ज्ञान देते हैं, अपनी टीम से कहेंगे वो वीडियो दिखाया भी जा सकता है साइड में, दिखाया जा सकता है। एक बार पहले मनोज झा को सुनते हैं, आरजेडी नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है और ये जो आर्थिक संकट की जानकारी उनको अचानक हुई उसको लेकर सुन लेते हैं मनोज झा को। नहीं, मैंने तो इस पर लिख भी दिया, थोड़ा परसाई, थोड़ा श्रीलाल शुक्ल और थोड़ा शरद जोशी के स्टाइल में, बिना शिकायत के, कि प्रधानमंत्री जी इतने महीनों से ये परिस्थिति थी, अब आप चुनाव से निवृत्त हुए तो आपको युद्ध, वैश्विक संकट और उस पर हमारा प्रभाव क्या होगा। आपने इस पूरी प्रक्रिया में ये बात जो नहीं समझी, इसकी सबसे बड़ी मार उस तबके पे पड़ेगी जिस तबके का आपने जिक्र तक नहीं किया। मैं कह रहा हूं दिहाड़ी मजदूर। जिस तरह की चीजें आप अपील कर रहे हैं, काम नहीं मिलेगा लोगों को, वैसे ही लगभग बंदी के हालात हैं। और आपके मंत्रियों के आचरण में, व्यवहार में, उनके सार्वजनिक जीवन में मैं तो कम से कम 24 घंटे में कोई परिवर्तन नहीं देखा। एक आध मंत्री फोटो के लिए ईवी व्हीकल दिखा रहे हैं, फोटो के लिए, उससे ज्यादा गंभीरता नहीं है। इश्तेहार कितने बंद करवा दिए प्रधानमंत्री जी। ये जो आपकी केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार एक अखबार के 4-4 पन्ने को इश्तेहार से रंग देती है, उसकी चर्चा नहीं होगी। वही है, कल भी मैंने कहा था, पर उपदेश कुशल बहुत है। सर, इस अपील के साथ उसमें एमईए की तरफ से कल कहा गया कि आज जो फ्यूल शॉर्टेज की जो बात है, तो सरकार कई देशों के साथ जो है लगातार एंगेज है, जिससे कि अनइंटरप्टेड जो है सप्लाई जारी रहे। नहीं, ये तिलिस्म कौन विश्वास करेगा भाई। ये तिलिस्म की जाल हमने कोविड के दौरान देख ली है। गंगा और सरयू में बहती लाशें पता है, लोग इस दुनिया को से निकल गए अलविदा कहते हुए, रिकॉर्ड में नहीं आए। हमने सब कुछ देखा। ये सेंस ऑफ डेजावू दे रहा है और जो पेनफुल है, पीड़ादायक है। आपको लगता है कि लीडर सवाल उठा रहे हैं कि इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसे हालात? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि सरकार को अगर ये लगता है सारा विजडम उनके ही पास है, आप डिनायल मोड में क्यों थे? पार्लियामेंट में जब हम लोग ये कह रहे थे मार्च के महीने में, अब तो डिनायल मोड में थे, कहते थे हम पैनिक कर रहे हैं। आप आते हैं उसी बिंदु पे, लेकिन बहुत जबानी जमा खर्च के बाद। अभी भी मौका है। अक्रॉस द आयल मैंने कहा, मीटिंग बुलाइए, परिस्थितियों से वाबस्ता करवाइए सबको, एक दूसरे से संवाद करिए। हम 28 फरवरी के बाद से देख रहे हैं आप डिनाइल, क्योंकि आपकी प्राथमिकता 5 राज्यों के चुनाव थे, अब वो खत्म हो गए, अगली खेप थोड़ी देर में आएगी। तो अब आप देश को चिंता बता रहे हैं। देश चिंतित था, देश को चिंता इस बात की थी, आपकी चिंता कहां काफूर हो गई थी। ये महत्वपूर्ण है। तो यही बात कह रहे हैं हम लोग भी, वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई देश को चिंता थी 28 फरवरी के बाद से, यानी अमेरिका और ईरान ने जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उसके बाद से ही पूरी दुनिया चिंतित थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने थे, इतना महत्वपूर्ण चुनाव होना था, इतना मैनेजमेंट सब कुछ करना था, इतनी रैलियां करनी थी, तो फिर वहाँ प्रधानमंत्री ने कोई चिंता नहीं जताई। अब जब चुनाव निपट गए हैं तो फिर अचानक चिंता जता रहे हैं। हाँ, अचानक चिंता जता रहे हैं, और चिंता भी ऐसी जता रही है, चिंता जनता करे, सरकार चिंता कुछ नहीं करेगी। हाँ, सरकार और सरकार में बैठे लोग, खुद प्रधानमंत्री को भी कोई चिंता नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप कारपूल करिए, लेकिन उनके जो काफिला है उसमें सैकड़ों गाड़ियां चलेंगी और वहां पर हजारों लोग जुटेंगे। वो भीड़ कहां से आएगी, उस पर चाहे जितना पेट्रोल डीजल खर्च हो। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इसको देखते हैं फुल स्क्रीन पर, जिसको कांग्रेस पार्टी ने इसको ट्वीट किया है। और ये कौन है? ये बीजेपी के नेता हैं मध्य प्रदेश में, और इनको बनाया गया है वहां, इनका नाम है सौभाग्य सिंह ठाकुर।
मध्य प्रदेश पुस्तक निगम के ये अध्यक्ष बने हैं। पाठ्य पुस्तकें यानी टेक्स्ट बुक्स ये लोग वो विभाग तैयार करता है। उस खुशी में इनके समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का कितना पालन किया है वो दिखाई पड़ रहा है। वापस तो ये है मुझे लगता है कि दर्जनों की संख्या में होगी, हो सकता है सैकड़ों भी हो, क्योंकि हम कुछ ही देर दूर के विजुअल्स देख रहे हैं। दूर के विजुअल देख रहे हैं और ये भी ड्रोन से लिया गया होगा या किसी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ के लिया गया होगा, तो ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है। इसमें ये पेट्रोल डीजल से नहीं चल रही हैं, ये पानी से चल रही हैं। मोदी जी ने नई तकनीक ईजाद की ना, इजराइल गए थे, वहाँ से तकनीक लेके आए हैं। इजराइल से बहुत तकनीक लेके आते हैं, तो तकनीक लेके आए हैं कि बीजेपी के लोगों की गाड़ियाँ जो है पानी से चलती हैं, बाकी देश की जनता की गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं और डीजल से चलती हैं। तो जनता से अपील कर रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल खर्च मत करो, बीजेपी की गाड़ियाँ पानी से चलती हैं, वो चलती रहेंगी। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने इस विजुअल को ट्रैक करते हुए जो ट्वीट किया है, लिखा है उसमें कि बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बने। फिर क्या, भौकाल जमाने के लिए सौभाग्य सिंह ने उज्जैन से भोपाल तक गाड़ियों का लंबा काफिला निकाल दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश को पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने का ज्ञान देते हैं, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता अपील की धज्जियां उड़ाते हैं। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सारा त्याग जनता से ही चाहिए, बाकी सत्ता में बैठे लोग मौज मारे, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। और ये वो लोग हैं, और खुद प्रधानमंत्री उनकी भी आप देख रहे हैं, गुजरात में रैलियां निकल रही हैं, गाड़ियों का काफिला है, खुद भी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी के, उनकी सरकार के अधिकारी और उनकी पार्टी के दूसरे नेता, खुद राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अचानक आकर समस्या बताने लग गए कि देश आर्थिक संकट में है, बहुत स्थिति खराब है, आप पैसा बचाइए, सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल डीजल बचाइए। खुद अपना किस तरीके से उनकी जो रोड शो है उसमें कैसे गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है और संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। समझिए प्रधानमंत्री इसको अपने उस पर ट्वीट मतलब एक्स हैंडल पर पोस्ट भी कर रहे हैं कि बड़ोदरा का जो देखिए कल का रोड शो है, मतलब चिढ़ा भी रहे हैं जनता को कि तुमसे हम कह रहे हैं कि तुम तेल खर्च मत करो, और देखो हमारी गाड़ियां किस तरीके से रोड शो में जो है सैकड़ों गाड़ियां लगी हुई हैं, ये कर रहे हैं, हम तो इसी तरीके से तेल जो है बहाएंगे, ये जो है वो बता रहे हैं प्रधानमंत्री। तो यानी जला भी रहे हैं, ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं समीर जी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये अपील उसकी प्रधानमंत्री की, खुद वो भी उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उनके तमाम नेता भी कर रहे हैं, लेकिन जनता से उम्मीद है प्रधानमंत्री को कि वो इस अपील को मानेगी, स्वीकार करेगी और जनता गाड़ियों पर चलना छोड़ देगी। वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यानी जो सरकारी गाड़ियां हैं, बस हैं, मेट्रो हैं, केवल उन पर चलेगी। लेकिन ये देखना है कि अब छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। पर देश के जो आर्थिक हालात हैं वास्तव में बहुत खराब है। और मनोज झा बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि हम लोग तो 2 महीने पहले से ही इसको लेकर चिंतित हैं कि आप संसद में इस पर बात कराइए। अब भी मांग की जा रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, उसमें बताएं प्रधानमंत्री की आखिर क्या दिक्कत है, क्या कुछ होना चाहिए। देश की जनता को जानने का हक है। केवल प्रधानमंत्री ने कह दिया और कि आप ऐसा करिए, केवल ऐसा नहीं, उनको बताना भी होगा कि आखिर क्या दिक्कतें हैं। शरद पवार जो एनसीपी के नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, वो भी कह रहे हैं कि इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। कार्ति चिदम्बरम उस पर मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने अगर कुछ ऐसा कहा है देश के सामने संकट है, और देश को मालूम तो पड़े संकट आखिर है क्या, कौन सा संकट है, प्रधानमंत्री ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से देश के ऊपर संकट आ गया। देश को तो बताओ कि आपने कौन से काम किए जिनकी वजह से देश के ऊपर संकट आया। बता नहीं रहे हो देश को कि आपने कौन से काम किए, संकट आ गया। अरे किया क्या तुमने जो संकट ले आए हो तुम, ये तो बताओ देश को कि हमने ये काम किया, इसकी वजह से संकट आया है। तो इसके लिए संसद का विशेष सत्र होना जरूरी है, लेकिन बुलाएंगे नहीं क्योंकि विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। अब खुद लोगों से अपील की कि आप साल भर मत जाइए, और प्रधानमंत्री खुद 2 दिन भी नहीं रुक रहे, खुद 2 दिन क्या कुछ घंटे नहीं रुक रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है। तो ये यहाँ पर जो अपील है उसका क्या असर है और खुद प्रधानमंत्री किस तरह से पालन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश के सामने ऐसा कौन सा इतना बड़ा आर्थिक संकट आ गया है कि प्रधानमंत्री को ये अपील करनी पड़ रही है। और ये अपील वो अगर कर रहे हैं तो देश को बता क्यों नहीं रहे हैं आर्थिक संकट क्यों है। क्योंकि इससे पहले
जब वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई थी पश्चिम एशिया में, तभी मांग की जा रही थी। उस समय संसद का सत्र चल भी रहा था। हम लोगों ने कल अमलेंदु जी उनका राहुल गांधी का वो बयान भी दिखाया था कि प्रधानमंत्री को संसद के जब सत्र चल रहा है इसमें आकर उनको बयान देना चाहिए, लेकिन नहीं बयान दिया। अब विपक्ष यह कह, जब खुद अब चिंता जता रहे हैं तो फिर विपक्ष कह रहा है कि आप संसद का सत्र बुलाइए, सर्वदलीय बैठक कीजिए और बताइए देश को कि आखिर क्या दिक्कत है। लेकिन अब प्रधानमंत्री अब विदेश से लौटेंगे तभी शायद कुछ होगा। लेकिन किसी नेता की ये भी टिप्पणी में देख रहा था कि अगर संसद का सत्र बुलाते भी हैं उसमें प्रधानमंत्री खुद नहीं आएंगे। हाँ, प्रधानमंत्री खुद नहीं आएंगे और सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, उसमें प्रधानमंत्री खुद नहीं आएंगे ताकि जवाबदेही से बच जाएं। तो प्रधानमंत्री अगर जवाबदेही से बच रहा है तो प्रधानमंत्री है किस लिए? भाई इस्तीफा दो, घर को जाओ। डॉक्टर ने थोड़ी कहा प्रधानमंत्री बनो। तब तो ये भी पूछा जाएगा ना कि जब हम रूस से और ईरान से तेल खरीद रहे थे और रूस से हम सस्ता तेल खरीद रहे थे, तो आखिर हम महंगा तेल क्यों खरीद रहे हैं? हमने उससे सस्ता तेल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद फिर से हम उससे महंगा तेल खरीद रहे हैं। तो ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल पूछना प्रधानमंत्री को पसंद नहीं है। तो फिर सर्वदलीय बैठक या वहाँ पर संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाएंगे? बहरहाल विपक्ष मांग कर रहा है। अब देखते हैं कि कितना बड़ा संकट है और इस संकट से निपटने के लिए विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेने की प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, रहेगी इन सब पर नज़र। लेकिन एक बार आपको याद दिला दें कि नीट की परीक्षा, जिसके ज़रिए देश भर के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों का वहाँ पर एडमिशन होता है, वो परीक्षा लीक होने के बाद स्थगित कर दी गई है। नीट 2026 की परीक्षा भी 3 मई को हुई थी। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त।